मार्केट गुरु सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास शख्स से बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो वॉरेन बफे से काफ़ी प्रभावित हैं। इनफैक्ट साल में एक ट्रिप वो ज़रूर लगाते हैं ओमाहा की, क्योंकि बर्कशायर हाथवे की एजीएम में उन्हें जाना होता है और वॉरेन बफे से मिलना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी की। गुड मॉर्निंग रामदेव सर। हाय, आज आपके ऑफिस में आ गए हैं और सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बात की जाएगी। और चलिए फिर थोड़ा आपका ऑफिस घूमते हैं और बात करते हैं आपके साथ। और मार्केट भी एकदम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, तो एक अच्छा मौका रहेगा आपसे बात करने के लिए वैसे। और अच्छा, रामदेव सर के बारे में एक बात बताता हूँ मैं। एक्चुअली इस ऑफिस के बारे में एक बात बताता हूँ। मोतीलाल ओसवाल की जो बिल्डिंग है रामदेव सर, उसमें जो बाहर लाइट्स हैं वो ग्रीन या रेड होती हैं। तो आजकल रेड तो यूज ही नहीं हो रही है, बस लास्ट के 1-2 दिन में यूज हुई है। बहुत रेड यूज हुआ है। लास्ट पहले यूज हुआ था, लेकिन के टाइम में काफी हुआ। पिछले 3 महीने से सिर्फ ग्रीन ही यूज हुआ है। तो अभी थोड़ी सी और ग्रीन लाइट ऑर्डर करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन ही चल रही है। तो रेड नहीं यूज हुई होगी। हम सोच रहे हैं कि पूरा ही ग्रीन कर दें, उठा के पूरा ही ग्रीन कर दें। चलिए, तो बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, ऑल टाइम हाई के इतने करीब हैं हम, और ऑब्वियसली थोड़ा ऑल टाइम हाई के करीब आकर थोड़ा सा अटक रहे हैं। आपके हिसाब से इस समय मार्केट अभी भी ठीक है? कोई ज़्यादा महंगी नहीं हुई है? नहीं, अभी देखिए 900 950 का, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग 950 बोलते हैं। हमारे गौतम 950 बोलते हैं, और हम उसको काट पीट के 900 तक करते हैं। तो पेसिमिस्टिक इज 900 एंड ऑप्टिमिस्टिक इज 950। आपका 18,500 का इंडेक्स है। तो आप समझिए 20, मतलब 21, anywhere between 20-21, so it's not scary. It's not scary. एक्चुअली वो जो आपने गौतम की रिपोर्ट की थी, मैं उसको पढ़ रहा था। बहुत फैसिनेटिंग है वो रिपोर्ट एक्चुअली। इसमें मैं ये देख रहा था कि पिछली बार की पीक के मुकाबले इस बार की पीक में जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने इस बार आउट परफॉर्म किया। पिछली बार उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था, तो इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। उसका क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जब देसी लोग खरीदते हैं, सब मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं। HNI, retail, and generally that's the flavor. The large cap that is the domain of institutions, domestic as well as international. So जब when FIs come, तो फिर उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज कैप में परफॉर्म, वो दे कैन नॉट, मतलब आपको $1 बिलियन खरीदना है, 10 बिलियन खरीदना है, 20 बिलियन खरीदना है, तो उन्होंने एक तो क्या बेचा, उन्होंने तो बेचा क्या जो उनके पास था, दैट वाज ऑल लार्ज कैप। अब वो खरीदेंगे क्या? यदि बाई चांस खरीदे तो, यदि उनको बाई चांस वो आए और खरीदे तो खरीद रहे हैं थोड़ा। अभी धीरे धीरे चालू हुआ है, अभी जस्ट मतलब, लेकिन बहुत तकलीफ होगा उनको वापस खरीदने में। नहीं, बात आपने पहले भी कही थी कि उनकी एंट्री, उनकी एग्जिट जो भी रही हो, री एंट्री काफी पेनफुल रहने वाली है। देखिए, हर चीज में ऐसे हो रहा है अभी। आज के दिन में कितने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। एग्जिट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अ वर्थवाइल कंपनी टू सेल $1 बिलियन। HDFC AMC का ब्लॉक हो गया इतना बड़ा, वही तो उसके क्या बोलो ना कि देयर इज अ गुड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स एंड देयर इज इनफ एपेटाइट एंड सो आई थिंक इन ऑर्डरली फैशन if they come and go, there is no problem, but actually the movements at times are, when there are global disturbance, geopolitical, they decide to get out 25, 30, 40 billion and market absorbs. बिल्कुल। But I think this time the strange phenomenon is that whatever they sold, it went to the retail. So now how do you get it back? बिल्कुल। If it had come to our institutions, then market would have probably gone down a lot more for the institutions to buy them up. But this time market didn't go down that much and retail ने बहुत प्रेम से फुल प्राइस देके खरीदा है, मतलब 10-15%, 20% नीचे। लेकिन जब वापस खरीदने आएंगे वो पूरा $30-35 बिलियन का, मुझे लगता है उनको 20-25% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से रामदेव सर, इसका मतलब मार्केट में अभी तेजी काफ़ी बाकी है? क्योंकि अगर ये FIs आएंगे और आप कह रहे हैं $20-25 बिलियन और आराम से आ जाएगा, और हमारी $2 बिलियन की तो हमारी एवरेज रहती थी वैसे, मतलब एक ऑन एन एवरेज। तो आपके हिसाब से देखिए, वो अनइमोशनल है, उनका क्या ग्लोबल एलोकेशन है, ग्लोबल मैक्रो फंड से तो ज़्यादा, तो उनमें वो बेचते भी मतलब अनइमोशनली है और खरीदते भी अनइमोशनली है। हम लोग देखते थे भाई 20 का पी है, 22 का पी है, उनको इंडिया में जाना है तो फिर जाना है। बिल्कुल। अब वो भी 6 महीने के अंदर, वो तो मार्केट रेट पे लेते हैं उनको। आप क्या बोलोगे, नहीं खरीदने का यार, 22 का पी होगा, जहाँ दो, वो चीज़ नहीं है। सो आई थिंक अभी कब होगा, कैसे होगा, नहीं मालूम। लेकिन क्या है, देखिए, इंडिया का पोजीशन समझो आप। इंडिया में
इंडिया का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी शेयर, जैसे आपको 3.75 ट्रिलियन अभी आया है, ग्लोबल जीडीपी 100 ट्रिलियन, तो आपको 3.75 तो ऐसा जग जाहिर है कि भाई हम हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट कैप टू जीडीपी वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया इज ऑल्सो वन टाइम ब्रॉडली, तो हमारा शेयर है 3.75। एफआईज को एटलीस्ट उतना तो खरीदना चाहिए ना इन द ग्लोबल पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो वो है मेरे ख्याल से, जो आप टोटल एफआई का नंबर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं 700-800 बिलियन है। सो दैट इज जस्ट अबाउट 1% और लिटिल लेस देन दैट। वो मेरे को लगता है इट इज अंडर एलोकेशन। अच्छा, हम 10-15 साल में हो जाएंगे 6-7% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये 1 से आपको 6 की जर्नी, 6 तो छोड़िए, आप 2 की भी जर्नी क्या होगी, ये सोचो आप। और कब होगी, कैसे होगी, ये सब समय की बात है, बट मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 1 से 2 की जर्नी होगी। ये जो मतलब एफआई ब्रोकर्स वगैरह हैं या जो एलोकेटर्स हैं, मैक्रो एलोकेटर्स, उनसे आप बात करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये, पहली बात तो मैं जो थीसिस बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। दूसरा ये है कि ये कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। इसमें जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो यूएस ट्रिप हो रहा है या सम ग्लोबल इवेंट, इंडियाज़ ग्रोथ, जैसे अभी आज बोल रहे हैं, आज पहली बार मैं सुना कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइज, ये जो 2000 रुपये का नोट हुआ है उसके कारण से हो सकता है, पता नहीं हाउ डज इट वर्क, बट बोलते हैं Q1 could be 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये वो सारा का सारा पैसा जो है वो चैनलाइज हो जाएगा ना, वो सारा का सारा। लेकिन इतना जल्दी क्या चैनलाइज हो, इतना जल्दी जीडीपी कैसे जाएगा? आई थिंक कंजम्पशन में बूस्ट आएगा शायद। हाँ, नहीं मैं इस पर आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि पूरी रैली को कंजम्पशन ने लीड किया है। एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स लगातार ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं। ये जो मॉनसून को लेकर थोड़ी कंसर्न्स हैं, क्या इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस पॉकेट ने लीड किया है बहुत ज़्यादा। हाँ, इस पर क्या है, देखिए उन्होंने सफ़र बहुत किया था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। जो पूरा लॉजिस्टिक, ग्लोबल लॉजिस्टिक का जो डिस्टर्बेंस हुआ था, और अनाप शनाप कमोडिटी के दाम बढ़ गए थे, बिल्कुल, और कुछ भी दाम में कंटेनर्स आ रहे थे, सब वो सब खत्म हो गया। मतलब कोई मेरे बता रहा था परसों कि चाइना से इंडिया का जो कंटेनर व्हाट यूज्ड टू कॉस्ट $12-13-1400 हैज़ कम टू $450 और मे बी वन लोअर। सो उस टाइप का, मतलब टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट बास्केट ऑफ वन ऑफ द ग्लास मैन्युफैक्चरर, ही वाज सेइंग इट हैज़ कम डाउन बाय 30%। ओके। सो ये क्या है कि आपको डिफ्लेशनरी प्राइसिंग ऑफ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू हैपन। तो जितनी आपके देखिए दोनों कंपनी जो है ना, आपका ऑटो और कंजम्पशन जो भी है, ये सब के सब दे हैव द प्राइसिंग पावर। दे आर ड्यूओपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक, 60% मार्केट शेयर, 70% मार्केट, सो दे कैन पास ऑन। अब उन्होंने पास ऑन तो कर दिया था, लेकिन मार्जिन फिर भी कम था। अब जब रॉ मटेरियल नीचे आया, नाउ दे हैव द फुल लग्जरी फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एटलीस्ट, कि उनके मार्जिन ऊंचे रहेंगे। तो ये दोनों स्पेस, और ऑटोज में तो खैर मुझे याद है कि आपने मतलब एक ज़माने में बहुत पैसा बनाया था हीरो होंडा में, लेकिन ऑटोज में आपको लग रहा है कि यहाँ से भी मोमेंटम, क्योंकि एक वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज़ होती है, वो बहुत महंगी लग रही है। अब जैसे मैं टीवीएस मोटर का प्राइस देख रहा था, या महिंद्रा का भी थोड़ा सा तो मतलब ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा टाटा मोटर से बहुत भाग गया है। हाँ, लेकिन क्या है, कंजम्पशन बेस बहुत बड़ा है। अभी भी पेनिट्रेशन ऑफ द 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी लो। अब वो मतलब ये सब जीएसटी और आया है 28% का जीएसटी, हायर रेंज में, इवन हायर, तो वो थोड़ा सा कंजम्पशन को हर्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। अब वो ऐसा कौन सा माहौल आएगा जिसमें पोस्ट कोविड, अब देखिए पहले तो क्या था, रूरल में बहुत वीक था, 2 व्हीलर डिमांड टिल जनवरी-फरवरी वाज वेरी वीक, एंड देन इट टुक ऑफ इन लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये भी क्या है कि ये इकोनॉमी, इतना बड़ा इकोनॉमी है, जायंट है, अपने समझ में आता है कि व्हाट इज ड्राइविंग इट। आई मीन लो पेनिट्रेशन इज ऑलवेज द स्टोरी ऑफ इंडिया, लेकिन कब किसके जेब में पैसा आएगा। और उसके अब जैसे देखिए हाउसिंग बूम है, हाईएस्ट आपका मॉर्गेज रेट्स हैं, हाईएस्ट मतलब रिसेंट है इसमें, बट हाईएस्ट डिमांड है। तो ये मतलब अच्छा, दूसरा ऑन द अदर साइड जैसे आपका ऑटोमोटिव है, उसमें उतना बड़ा बूम नहीं है। सो यू डोंट नो हाउ द कंज्यूमर्स विल बिहेव, व्हाट विल देयर प्रेफरेंसेस। सो वो सबका साइकिल होता है 10-12 साल तक। इट वाज अ लॉस्ट डिकेड फॉर रियल एस्टेट, अब आया, जोर से आया। अच्छा रामदेव साहब, मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो थोड़ी उससे पहले रिसर्च करता हूँ कि क्या आप बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। हाँ, सुनने में मुझे आया कि आप रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हैं, और खासतौर जो बड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं मेरे मैनेजर्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सी फंडामेंटली इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। अब सवाल ये है, ये स्केल कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर देखिए कोई कंपनी में जो है ना, कोई रियल एस्टेट कंपनी में स्केल नहीं है। मतलब 2-3 कंपनियों को छोड़ दें तो, हाँ, 2-3 कंपनी में नहीं है स्केल। भाई कंट्री बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब जैसे डीएलएफ नॉट स्पेसिफिक हो गई, गोदरेज मुंबई डीएलएफ का क्या स्केल है? 6,000 करोड़ टर्नओवर था लास्ट ईयर। अरे 6,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है यार। तो क्या मतलब
डीएलएफ मतलब ऐसा जायंट है, मतलब कम से कम 50-60 हज़ार का टर्नओवर हो, $10 बिलियन का टर्नओवर, तो लगेगा भाई कि कुछ कंपनी करके, तो वो स्केल की बनेगी। अब कौन सी बनेगी वो अपने समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स बिकॉज मतलब थोड़े से भी लैंड एक्विजिशन, थोड़ा डीलिंग्स एंड ऑल, थोड़ा परमिशंस एंड ऑल, थोड़ा अभी भी फ्रैक्शन है जिसमें रीजनल मैनेजमेंट है, देयर इज नो पैन इंडिया रियल एस्टेट कंपनी, डिलीवरी शेड्यूल्स आर स्टिल यू नो बिग डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, सो है मतलब प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में। तो क्या ये बात सही है कि आपने एक क्लोज डोर मीटिंग में अपने कुछ इन्वेस्टर्स को कहा था कि डीएलएफ विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर इस साल का? नहीं, ऐसा नहीं। सी ये तो क्या है, देखिए बातचीत में क्या था, जैसे अभी बात कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी रहती है, तो उसमें क्या है कि भाई क्या करें, आपको इतना रियल एस्टेट लगता है तो क्या करें। तो हम बोले भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री में बूम होगा या जैसे भी होगा तो उसका जो लीडर जो है ना, ही इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यदि आपको बैंकिंग में हुआ तो आपको एसबीआई एचडीएफसी से आप हट नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो वो उसके हिसाब से ऑटोज में भी वही होता है, हमेशा होता है। लीडर बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनली, यू नो। अभी देखो सीमेंट में हो रहा है तो पहले तो सबसे पहले तो अल्ट्राटेक ने ऑल टाइम हाई बनाया, बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं बोला और कुछ नहीं। एंड इट्स अ लार्ज कंपनी, यू कैन गेट इन गेट आउट। कभी भाई हमारा कैलकुलेशन गलती हो, आपको कैलकुलेशन गलती हो, एटलीस्ट लिक्विडिटी दो ना। तो क्या रियल एस्टेट तो एक स्पेस हो गई, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो स्पेस है वो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अब वो जो क्या बोलते हैं, सीमेंट जैसे बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अलावा जो सैनिटरी वेयर स्टॉक्स हैं या फिर जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं। सब एक साथ चलेगा, सब एक साथ चलेगा। somehow that sustained boom। देखिए क्या ग्लोबल, देखिए आप इतना आइसोलेटेड भी नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। पूरा अमेरिका है, थोड़ा सा रिसेशनरी कंडीशन में है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, तो वो अटका हुआ है वहीं के वहीं। यूरोप पूरा तो बेचारे लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, ये 2 ब्लॉक तो गए। रशिया सॉरी आपका चाइना जो है वो अब खुद ही अपना मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है, तो बचा क्या? मतलब वी आर डूइंग वेल, लेकिन भाई आप ये समझिए कि बाहर सब आग लगा हुआ है, हमारे यहाँ शांति है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, जैसे 2003 से 2008 में जो सुपर बूम हुआ था, उसमें द वर्ल्ड वाज अलाइंड, वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट 5% एंड देन वी वर ग्रोइंग एट 7-8%, 9%। तो वो चीज़ जो है ना, अभी जो अपना ग्लोबल का जो बेनिफिट मिलने का है वो अभी नहीं है। तो वो एक पोर्शन 1.5-2% का, जहाँ पर आप कुछ भी बनाओ, एवरीथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड, यू नो, देयर इज इनफ प्रोडक्ट डिमांड इन द आउटसाइड यूरोप अमेरिका वगैरह, वो बात नहीं है अभी। सो उसी कारण से थोड़ा सा जो है ना पैची हो जाता है, कहाँ जहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड आता है वहाँ पर आपको बूम आता है, एंड देन द मोमेंट इट्स अभी से आईटी है, सडनली आईटी थोड़ा ठंडा हो गया, आईटी इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो लेकिन आईटी में अब आप सिलेक्टिवली बाय कर रहे हैं? मैंने सुना है कि फंड्स में आपके स्पेशली मिड कैप आईटी में तो काफी बाय कर रहे हैं। जो है ना, जो आपके एक फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही थी लास्ट वीक, तो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि हम मिड कैप आईटी भर के ले रहे हैं इस समय। ले रहे हैं लोग, या मतलब सी लॉन्गर टर्म आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री इज वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टोरी इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो अब सवाल ये है कि जो पब्लिक मनी होती है उसमें आपका 1 से 3 साल का जो आउटलुक होता है, वही 10 साल का आउटलुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 से 3 साल का आउटलुक कैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी कारण से वी आर बिल्डिंग सेलेक्टिव, वेरी कॉशियस, लेकिन यस वी आर नॉट जीरो। ओके, ये बुल देखिए यहाँ, अच्छा सर के ऑफिस में आपको बहुत एक बुल मतलब हर जगह है, मैंने देखा है, मतलब बड़े बड़े बुल्स आपने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो आप इनहेरेंटली बुलिश हैं वैसे मार्केट। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल, बिल्कुल। तो चलिए फिर, तो ये तो बात हो गई जो बड़े सेक्टर्स हैं उनकी। उसके अलावा रामदेव सर इस समय आप और कौन कौन से थीम्स पर बुलिश हैं? कोई एक आध थीम जो आपके दिमाग में इस समय आ रही हो? देखो सी थीम यदि बोले ना आप, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था लास्ट ईयर इसमें AGIC में, जो 75 ईयर्स हुआ, तो बोले भाई कुछ प्रेजेंटेशन आते हैं, हमारा भाई क्या ट्रिब्यूट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हमने आया था कंपाउंडेड पास्ट कंपाउंडेड फ्यूचर। इंडिया का मतलब लास्ट 75 ईयर्स बिन कंपाउंडेड, मतलब लाइक देखिए पाकिस्तान की स्टोरी और इंडिया की स्टोरी सेम पे चालू गई, वेयर इज़ पाकिस्तान, वेयर इज़ इंडिया। सो जो वो एक तरफ नीचे कदम हो गया और ये दूसरा जो है ना, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा टारगेट करना चाहिए। नहीं सुनिए तो, व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई आई एम सेइंग दिस, वी स्टार्टेड ऑन सेम डेट एंड सेम ज्योग्राफी, सेम पीपल, सेम लेवल ऑफ इनकम, सेम लेवल ऑफ स्किल, सब कुछ सेम, नदियाँ पहाड़ सब सेम था। एंड टुडे व्हाट इट कुड बी, सी व्हेन यू कंपेयर विद जापान और सम अदर कंट्री, देन
दीज आर टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये क्या है, ये बहुत कम कंट्री में होता है, सब कंट्री में होता है। मुझे लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो लास्ट 25 साल में हुआ इंडिया में। 9% से ग्रोथ किया है, डॉलर ग्रोथ इंडिया। वर्ल्ड ग्रोथ किया 5% डॉलर, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉमिनल डॉलर, नॉट रियल डॉलर। तो नेक्स्ट 25 साल भी जो है इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 9% एटलीस्ट डॉलर ग्रोथ। तो ये जो कहानी बनेगी यहाँ से, जो आपके अभी 3.5 ट्रिलियन है या 3.75 ट्रिलियन है, वो जो 25-30 ट्रिलियन की कहानी बनेगी, जो हमारे 15-20 साल 25 साल का जो लास्ट हमारा जो इनिंग होगा इसमें, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इसमें क्या होता है, जब आप कंपाउंडिंग में होता क्या है, जब व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 10 इट इज़ 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 9, है ना। व्हेन यू गो फ्रॉम 10 to 100 अगेन ग्रोथ रेट इज व्हाट 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 90, सो इट इज 10x मूव। सो इंडिया का जो है ना 10x मूवमेंट हैज कम नाउ। 10x मूवमेंट हैज कम। चलिए, आज रामदेव सर ने एक हेडलाइन दे दी हमको, इंडियाज 10x मूवमेंट हैज कम। रामदेव सर, पिछली बार जब आप हमारे स्टूडियो आए थे तो आपने एक बात कही थी न्यू एज स्टॉक्स को लेकर। लास्ट ईयर बबल था और वो सारे स्टॉक्स में बहुत पनिशमेंट देखी हमने, कुछ स्टॉक्स तो 80% तक गिरे। इस साल आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, और इस साल अगर आप देखें जोमेटो, पीबी फिनटेक, पेटीएम, डिलीवरी, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट 40% ना चला हो। तो आपने इसमें काफ़ी पैसा बनाया होगा इस साल, अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं इसमें? हाँ, अभी देखिए ये क्या होता है, जैसे इवन ये आपका अमेज़ॉन आया ना, तो Y2K में पहले तो बहुत ज़ोर से तूफान हुआ, याहू, अमेज़ॉन, ये वो, फिर उसके बाद Y2K में पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब ऐसा लगता था बंद ही हो जाएगा अभी। एंड देन यू सी व्हाट दे बिकेम, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी। तो ये सब बिकॉज द इनके बिजनेस मॉडल इज द एम्पावर्ड बाय इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का रीच है, दे आर मच मोर एसेट लाइट एंड रीचेस नेशनल इंटरनेशनल। तो इनका जो ग्रोथ जो है कुछ बहुत, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इनका ग्रोथ जो है ना कुछ अनाप शनाप होता है। अब वो पहले ग्रोथ लिए, प्रॉफिट नहीं लिए, लोगों ने बहुत वैल्यूएशन दिया, बहुत पिटाई हुई। अब जो है, अब बोले हमको प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ बाद में लेके आएंगे। तो अब जो है ना सेंसिबल बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये मतलब बिजनेस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो सब अभी प्रॉफिट का गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 1000 करोड़ कमाएंगे, 2000 को कमाएंगे, 8000 को कमाएंगे, इस टाइप का। एंड कुछ बिजनेसेस में जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण से जो उनके मॉडल भी बदल रहे हैं। जैसे आपके जितने ये क्विक कॉमर्स और जो है वो बहुत ज़ोर से इंस्टा, ये ब्लिंकिट, ये सब जो है ना, दे आर ऑल्सो कमिंग इन। एंड इवन द कस्टमर साइड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैं भी थोड़ा ऑर्डर करता हूँ, सीख रहा हूँ ऑर्डर करने का। तो मैं तो पहले खाली करता हूँ, मेरे को तो उसके बिना चलता नहीं है। हाँ, तो पहले खाली टिकट बुक करना था मूवी का, अब थोड़ा बहुत ऑर्डर भी कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या है, जो एक्सेप्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी काफ़ी बदल रहा है और डीपर होते जाएगा। सो अभी भी इंटरनेट टाइप लगता है, कोई नई चीज़ लगती है। कोई इलेक्ट्रिसिटी को नया नहीं बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, बिल्कुल। बट इंटरनेट इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। तो वो हर साल में वो बढ़ते आएगा। ये इंटरनेट क्या 10 साल तो पुराना है अभी, 10-12 साल पुराना है, मतलब इफेक्टिवली 20, हाँ, लेकिन 20 साल तो खैर टेक्निकली होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इन मासेस, लाइफ टाइम जैसे अपने फोन में आया तब जाके वो हुआ ना। बिल्कुल, स्मार्टफोन पे जब से आया, जियो आया उसने और तूफान किया। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से क्या है कि 5-7 साल 8 साल पुराना कहानी है और ये बहुत लंबे जाने वाली है। अब सवाल है किसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, किसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वो आपको समझने का। बट इसमें से कुछ कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, ये मेरे आई कांट से कौन सी कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन बहुत बड़ी, मतलब सीरियसली 8-10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ वाली कंपनी बनेगी। तो तो फिर इसको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि ये जानना बहुत टफ होगा कि वो कौन सी कंपनी होगी। तो इसमें एक बास्केट बनाए, बास्केट दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि इट इज इन्वेस्टिंग इन अननोन एंड अननोएबल। आपको नहीं मालूम, मैनेजमेंट को नहीं मालूम कि मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा करके। कोई एंटरप्रेन्योर को नहीं मालूम पड़ता कि भाई कोई आदमी ने कोई ट्रिलियन डॉलर जब शुरुआत करते तो आपको नहीं पता होता कि हाँ, किसी ने मालूम रहता है। हर आदमी एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, लेकिन बिजनेस जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, कंज्यूमर जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जिस टाइप की दूसरी चीज़ें बनती है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अभी क्या पता क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगा। अभी जैसे वो चैट जीपीटी है, पता नहीं वो क्या करेगा वो, यू नो। सो यू डोंट नो, मतलब अब जैसे हमने जब ब्रोकिंग चालू किया था तो हम तो पेन पेंसिल से करते, मतलब आई यूज्ड टू डू अकाउंटिंग फिजिकली। We are the early adopters of computers in first 2 years. Today, I mean, आप सोचो, आप मतलब आप जो ट्रेड करते हो, मतलब 200 लाख करोड़ पर डे का ट्रेड, T+1 जीरो डिफेक्ट सेटलमेंट, मतलब
मतलब कुछ अलग ही बन गया है। तो ये जो मतलब जो माहौल बदलता है आगे, वो सब देख के मतलब आपका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर के लिए कितना मायने रखता है वो कंपनी, उसका प्रोडक्ट सर्विस, वो अपने देखने तो आपकी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया जाए फिर, और जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं? मेरे को समझ में आता है ये बाजार कैसे दिखता है, वैल्यूएशन हो रहा, हम तो बहुत बुलिश हैं अपने बारे में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, मतलब सी दिस सेक्टर्स आर कंसिडर्ड, जैसे हमारे जितने कैपिटल मार्केट्स वगैरह वाले हैं उनको थोड़ा सा बाजार ऐसे कोल्ड शोल्डर देती है कि भाई लो पी है, सिक्लिकल है। अब क्या था पहले, मतलब उसका भी हिस्ट्री अलग है और फ्यूचर अलग है। जैसे आप समझिए मैं 87 में चालू किया तो मेरे ख्याल से पता नहीं 2-5 लाख लोग रहे होंगे बाजार में। 2018 तक 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन कस्टमर्स थे डीमैट अकाउंट, उसमें भी मल्टीपल थे, मतलब हमारे 4 पर रहेंगे, तो मतलब यूनिक मस्ट बी अबाउट 10 मिलियन। ओके, 20 में 40 मिलियन डिजिटल आता है, ऑनबोर्डिंग होता है डिजिटल, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। अभी कितना होगा? 120 मिलियन। तो जो 20-30 मिलियन से 120 मिलियन हुआ है और हर महीने 2 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं, वो ट्रेंड जो है ना मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, 1987 में टोटल टर्नओवर वाज 200 करोड़ पर डे, ए ग्रुप बी ग्रुप सब मिला के, और उसका T+15 डेज में सेटलमेंट होता था। T+15 का तो सौदा होता था और T+21 में सेटलमेंट होता था। याद ही नहीं रहता होगा कि क्या सौदा लिया था, पता नहीं। अभी it is 1 lakh time more, it is 200 lakh crores per day। 1 lakh, you tell me one industry T+1 का सेटलमेंट। वही। रामदेव सर, आपने 87 की बात कह दी, ये जो आपके यहाँ पे पिक्चर है, जरा इस पर फोकस करेंगे आप। ये क्या वो ये पिक्चर है या पेंटिंग है? No, this is a painting done by one of the painters। भवन। हाँ, भुवन। हाँ, 2017 में बनी है ये पेंटिंग। हाँ, तो ये जब दिखाया मेरे को तो मैं बोले यार ये तो मेरे को अभी तक ख्याल आ रहा है कि मैं जब उतरता था टैग, मतलब बरसात में जाते थे हम लोग वहाँ पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट वाज द ओनली एक्सचेंज, यूज्ड टू बी फाउंटेन का है ये, इट यूज्ड टू एग्जैक्टली लुक, सी द मिरर फिनिश जो है ना, बरसात हुआ है तो उसी कारण से पूरा सब कुछ दिख रहा है। ये तो बरसात में यही, अभी देखिए अगले महीने आप कभी क्रॉस करेंगे तो ऐसे दिखेगा वो। तो कुछ याद है उसकी, कुछ और बातें याद है आपको उसकी उस समय की? ये जो सामने बिल्डिंग है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती थी समझ ना, उसमें बहुत हमने ऑडिट और बहुत टाइम खराब किया वहाँ। जो एक आपकी रिग्रेट भी रही है, एक इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, वो भी गलत हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज दैट टाइम द टावरिंग टावर, यू नो, लाइक अभी भी है नहीं है, लेकिन वो ये था वो जो एक निम्नो, मतलब लाइक द ओनली एक्सचेंज। 3-3.5 करोड़ का कार्ड का कीमत तभी था, लेकिन मिलता नहीं था भाई, मतलब मैं 3 करोड़ देके भी किससे ले, ऐसा वाली बात है। चलिए एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे फिर। ऑल टाइम हाइस पर और रिटेल निवेशक आपको काफ़ी सुनते हैं, आपके रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? देखिए सट्टा मत करो यार, समझना पहले बात। ओके। ये कंट्री में जो है ना, यदि आप इन्वेस्ट करो ना, गंदा से गंदा इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग, हाँ, साल 2 साल 3 साल, जितना दिन आपको जितनी श्रद्धा उतनी रखो, गंदा स्टॉक खरीदो, फिर पैसे कमाओगे। मेरे ख्याल से मतलब यू हैव टू बी सुपर अनफॉर्चुनेट गाय टू लूज मनी। सी मेकिंग मनी लेस देन से 5%, दैट इज वन थिंग। देखिए बाजार करेगा आपको 12-12.5, वो सेट है। 10 साल का 12.5% है, 40 साल का 12.5% है। जैसे शॉर्टर करो तो कभी 1 साल का 25% आएगा, फिर 80-90% भी आ सकता है, उसका बात नहीं, बट बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अबाउट 12-13%, एंड आपका फिक्स इनकम इज अबाउट 4-5%, 6%। तो क्लियरली दैट्स द एसेट क्लास टू बी इन। लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भैया चलो ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20% निकालने दो, और बॉटम में अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो, हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेस्ट इज टू जितना अलोकेशन है उतना डालो। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इंडेक्स खरीदो, बेस्ट इज इंडेक्स खरीदो। और हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो बढ़िया मिलता है, 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल, ETF ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल बताता हूँ मैं। हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल मैं बताऊँ। इन्वेस्टिंग का अमृत काल। तो चलिए दूसरी हेडलाइन दे दी रामदेव सर ने। पहली हेडलाइन दी थी कि इंडियाज 10x मोमेंट हैज कम, और दूसरी हेडलाइन दे दी कि ये इंडिया का इन्वेस्टिंग में एक अमृतकाल मोमेंट है।
रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात thanks करने के so लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच। Thanks for coming.